हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से मैं एमपी का जीके स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत एमपी के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि अपना इंडिया हो गया, तो यहाँ कुछ एमपी का पड़ता है। अगर एमपी के कोई विस्तार की बात करें अपना एमपी का कुल अक्षांशीय विस्तार देखोगे 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 21 डिग्री 30 मिनट, और देशांतर विस्तार देखोगे तो 74 डिग्री 2 मिनट से लेके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देखने को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक देखने को मिलता है। और ये 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। आई थिंक मैं या तो समझता हूँ आपको अक्षांश और देशांतर तो क्लियर होंगे। अगर नहीं भी क्लियर हो तो जब अपन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, तो मैं आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में और अच्छे क्लियर ढंग से बताएंगे। तो एक 3.5 डिग्री उत्तरी देशांतर से होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको नाम जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश की 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 14 जिलों के अंतर्गत सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसका सबसे पूर्वी जिला देखने को मिलता है शहडोल। और सबसे पश्चिमी जिला देखने को मिलता है इसके अंतर्गत सबसे पश्चिमी जिला देखने को मिलता है कौन सा? गुजरात। ऐसे कुल 14 जिलों से होकर ये भारत के कुल राज्यों की बात करें तो सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात। गुजरात से होते हुए गुजरती है राजस्थान से, राजस्थान से होकर गुजरती है राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल रहती है, और पश्चिम बंगाल से जाकर कहाँ रहती है? पश्चिम बंगाल से जाती है त्रिपुरा, त्रिपुरा से फिर जाती है अपनी मिजोरम। इस प्रकार की मध्य प्रदेश के 8 राज्यों, मध्य प्रदेश के 14 जिलों, भारत के 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अगर मध्य प्रदेश के कुल विस्तार की बात करें, जब मध्य प्रदेश के कुल विस्तार की बात करें अपना, मध्य प्रदेश का कुल विस्तार अगर देखोगे लंबाई चौड़ाई की अगर बात कर लेते हैं तो इसे इसकी दूरी कितनी है? 870 किलोमीटर, और ऐसे इसकी दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर 605 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर 870 किलोमीटर। कुल इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो कुल 308,252 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलती है। 308,252 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलती है। 308,252 किलोमीटर स्क्वायर इसकी कुल क्षेत्रफल देखने को मिलता है। कहीं कहीं आपको 308,245 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। किसी किसी बेसिकली ये 7 किलोमीटर का डिफरेंस आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। हमारा जो रीजन ही बताता है कि कोई व्यक्ति मिरर होती है। किरार घाटी, जो किरार घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विभाजित क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश कहीं कहीं से अपना हिस्सा बताता है और कहीं कहीं छत्तीसगढ़ से अपना हिस्सा बताता है। तो इससे ये डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये वाला 308,252 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर बात करें अपन मध्य प्रदेश की कैपिटल, तो आपको पता ही होगी कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल कैपिटल देखने को मिलती है। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के अंदर, जो फजल अली आयोग थे उसने मध्य प्रदेश की कैपिटल को जबलपुर बनाने को कहा। जो अपने पहले प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? उन्होंने भोपाल को अपनी कैपिटल बनाने का, मध्य प्रदेश की कैपिटल बनाने का सजेशन दिया। और कहीं ना कहीं उनको ये बात बोलने के लिए शंकर दयाल
दयाल शर्मा जो भोपाल के इस टाइम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शंकर दयाल शर्मा ने फोर्स किया था कि हमारे कैपिटल बनी तो भोपाल बनी इस टाइप से। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। जब अपन मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर बात करें अपन एमपी की, तो मध्य प्रदेश को अपन 3 4 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ने का प्रयास करें। पहले मध्य प्रदेश का अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे। मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे कि किस टाइप से मध्य प्रदेश कौन कौन से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डी में तो एकमात्र अंडमान निकोबार था, तो पार्ट सी तक देखने को मिलेगा। पार्ट ए में सीपी एंड बरार देखने को मिलता है, मध्य भारत क्षेत्र पार्ट बी में देखने को मिलता है, और पार्ट सी में मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र हुआ करते थे। कौन कौन से रीजन हुआ करते थे? एक तो भोपाल हुआ करता था, एक मध्य प्रदेश हुआ करता था। तो इनका गठन कैसे हुआ इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इनका मर्जर कैसे हुआ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 1956 में भारत शासन जो अपना आया था, फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के अंदर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन हुआ, कौन से जिले दूसरे स्टेट को ट्रांसफर किए गए, कौन से जिलों में लेन देन की प्रक्रिया अपनाई, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। गठन के बाद मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जो भौगोलिक विभाजन मध्य प्रदेश को पूरी तरह से बड़े बड़े भागों में डिवाइड करता है, विभाजन के ऊपर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश को 3 बड़े बड़े भागों में डिवाइड करता है। कौन सा? दक्षिण प्रदेश, सतपुड़ा रीजन, इसके बाद पूर्वी सतपुड़ा रीजन और पूर्वी दक्षिण प्रदेश की अगर बात करें तो दक्षिण प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। का पता है, युवापन्ना का पता, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र वगैरह इन सब पार्टों में डिवाइड कर रखा है। भौगोलिक विभाजन के ऊपर सतपुड़ा और पूर्वी पठार के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद भौगोलिक पठार, उसके बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से मिलती है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की किसी फसल विशेष, जैसे अगर बात करें तो अफीम का पैदावार कहाँ होता है? नीमच और मंदसौर में होता है। तो नीमच और मंदसौर में ही अफीम का पैदावार क्या होता है? इसके ऊपर क्या क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, क्या कौन से कारण रीजन ऐसे हैं, कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है जिसके कारण ये अफीम की पैदावार सबसे। उसके बाद बुरहानपुर हो गया अपना, गांजे की खेती वहाँ होती है। उसके बाद जो पश्चिमी निमाड़, खंडवा, अरवल की अगर बात करें तो उन्हें वहाँ कपास की खेती सबसे ज्यादा क्यों होती है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। मिट्टी की बेसिकली 5 भागों मध्य प्रदेश की मिट्टी को, इसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश की कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मध्य प्रदेश की मिट्टी की विशेषता होती है, कौन कौन से पोषक तत्वों की यहाँ पर अधिकता होती है, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, अधिकता होती है, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है, इसके ऊपर सब चर्चा कर लेंगे। अगर बात करें उसके बाद तो मध्य प्रदेश के अपन पढ़ेंगे वन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के वन के अंतर्गत कौन से रीजन में मध्य प्रदेश में वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन से रीजन में मध्य प्रदेश के वन सबसे कम पाए जाते हैं, इसके ऊपर देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, कौन से वनों का वर्गीकरण देख लें, वनों का वर्गीकरण देख लें। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण जैसे प्रशासनिक आधार पर वनों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया, उसके बाद ये सब के ऊपर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसी के अंतर्गत अपन नेशनल पार्क देख लेंगे। नेशनल पार्क देखेंगे, इसी के अंतर्गत अपन क्या देखेंगे? नेशनल पार्क देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, अभ्यारण्य देखेंगे, नेशनल पार्क अभ्यारण्य देखेंगे। इसके बाद क्या देखेंगे? यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से उनके ऊपर चर्चा करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्गीकरण हो गया अपना, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वर्गीकरण हो गया, इनके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे।
इसके बाद अगर बात करें अपन तो फॉरेस्ट नदियाँ होगी। उसके बाद जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया? मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर कुल 11 भागों में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से 11 भाग है उनके बारे में चर्चा करनी है। कौन कौन से मिट्टियाँ पाई जाती, कितनी वर्षा होती है, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। जलवायु हो गया। जलवायु के बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की वर्षा देख लेंगे। मध्य प्रदेश में वर्षा कहाँ होती है, कौन सी खाड़ी की शाखा से वर्षा है, कितनी वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, कौन सी खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, कौन सी खाड़ी की शाखा से यहाँ वर्षा होती है, दोनों शाखा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, जैसे आप पढ़ोगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा पंचमढ़ी में होती है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में ही सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा विंध्य वाले रीजन में होती है, 55 सेंटीमीटर। तो वहाँ सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। इसके बाद दोनों शाखाओं का मिलन कहाँ है, इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद इस टाइप से अपना ज्योग्राफी अरेंज करेंगे। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे, ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को अपन बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल पढ़ते हुए फिर देखेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता में मध्य प्रदेश हिस्सा रहा है तो रहा है, कौन कौन से रीजन रहा है या नहीं रहा है, तो क्यों नहीं रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे अपन वैदिक इरा। वैदिक इरा में ऋग्वेदिक काल को मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी थी या नहीं, उत्तर वैदिक काल में थी तो कौन कौन से स्थल ऐसे थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक इरा हो जाएगा। उसके बाद मौर्य काल, मौर्य काल के बारे में चर्चा करेंगे। मौर्य काल में देखेंगे मौर्य काल में कौन से शासक थे। जैसे अगर देखेंगे तो अशोक को अवंती का प्रांतपति बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था, कौन सा रीजन, और मौर्यों अवंती के अलावा मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे रीजन है जो मौर्यों के अधीन कार्यरत हुआ करते थे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद अपन मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बारे में पढ़ लेंगे। मौर्य काल के अंदर कौन कौन से रीजन देखने को मिलते हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। मौर्य काल पढ़ने के बाद उसके बाद अपन चलेंगे गुप्त काल। विक्रमादित्य जो थे उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। तो उज्जैन को राजधानी क्यों बनाया था, इसको आर्थिक राजधानी बनाने के क्या कारण थे, सांस्कृतिक राजधानी इसको उज्जैन को क्यों बनाया है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद उज्जैन के अलावा कौन कौन से रीजन के अंतर्गत आते हैं, किसकी पुष्टि होती है। उसके बाद अगर बात करेंगे गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में आ जाएंगे। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन वगैरह, और उसके बाद इन सब के अलावा भी जो मध्य प्रदेश में पहले जो छोटी छोटी डायनेस्टीज चल रही थी उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अपन ये सब पढ़ने के बाद अपन मिडाइवल फेज में आएंगे। मिडाइवल फेज के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते हैं। जैसे आप पढ़ते हो कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक हुआ जिसने, कौन सा, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक हुआ जिसने, अलाउद्दीन खिलजी कौन सा पहला ऐसा शासक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने मालवा को अपने इसमें मिलाया। तो क्या इससे पहले दूसरे जो शासक हुए उन्होंने मिला सके मालवा को, क्या कारण थे कि लगभग अलाउद्दीन खिलजी तक का वेट करना पड़ा जिसको दिल्ली सल्तनत को मालवा जीतने के बाद। ठीक है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर बात की मिडाइवल पे, इसके बाद मुगल इरा में आएंगे। मुगल इरा बाबर के टाइम पे क्या मध्य प्रदेश के रीजन मुगलों के अंडर में थे, जहाँ हुमायूं के टाइम में देखिएगा अपन क्या मध्य प्रदेश के से परिचित था हुमायूं था, तो कौन से रीजन थे। उसके बाद हुमायूं के टाइम में अकबर को पढ़ेंगे। अकबर के दो अटैक में पढ़ने की जरूरत है। एक उन्होंने करा था मांडू अटैक, एक करा था रानी दुर्गावती पर, और सबसे अंत में हुआ था बुरहानपुर पर जो अटैक करा था मुगल महाराज, जिसे कहा जाता है कि अकबर ने इसे सोने की चाबियों से जीता। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने की, ऐसा कहा क्यों जाता है कि अकबर ने इसे सोने की चाबियों से जीता, इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। तो ये सब चीजें करने के बाद अपन लगभग मिडाइवल हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। उसके बाद अपन आधुनिक इतिहास में आएंगे। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत मेन देखेंगे अपन 1818 का भील विद्रोह, 1824 का कुंवर जैन सिंह का विद्रोह, 1825
इसके बाद 1842 का बुंदेला विद्रोह। इसके बाद देखेंगे 1857 की क्रांति। इसके बाद कांग्रेस के जो गठन में मध्य प्रदेश की भूमिका। इसके बाद देखेंगे स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन जैसे ही खत्म हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के बाद अपन देखेंगे स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद होम रूल लीग। के ऊपर चर्चा कर लेंगे। होम रूल लीग के बाद असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन से पहले खिलाफत आंदोलन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन देख लेंगे। खिलाफत आंदोलन के बाद जो मध्य प्रदेश में गांधी जी ने जैसे आंदोलन 1950 में करके अशांति के काल आ गया था, उस अशांति के काल को दूर करने में मध्य प्रदेश में झूठा सत्याग्रह बोलेंगे। झंडा सत्याग्रह में कब हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या रीजन था, क्या कारण थे इससे स्टार्ट होने में, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस टाइप की भूमिका निभाई, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। उसके बाद झंडा सत्याग्रह पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग हुई क्या? असहयोग की बात तो अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दो चीजें पढ़नी है आपको। एक तो पढ़ना है झंडा सत्याग्रह, नमक कानून, और कैसे जुड़ा मध्य प्रदेश में किस मुद्दे से संबंधित है, तो यह नमक कानून कैसे जुड़ा है ये देखते हैं। झंडा सत्याग्रह हो गया, नमक कानून हो गया। उसके बाद अपन पढ़ेंगे और पंजाब मेहनत के अंदर चरण पादुका नरसंहार पढ़ेंगे। चरण पादुका नरसंहार पढ़ेंगे। ऐसे करके अपन इसको पढ़ते चलेंगे। इसके बाद जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका देखते हैं। उसके बाद इस तरीके से अपना मध्य प्रदेश का जो है ये अपना मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की रियासतें पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश की रियासतों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की रियासतों की अगर बात करें, मध्य प्रदेश की रियासतों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की रियासत 5 बड़ी बड़ी रियासतों के शासन में आपको पढ़ा देंगे। जैसे भोपाल रियासत, सिंधिया, बुंदेला, बघेली, सभी रियासतों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। ठीक है, ये पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का कल्चर। कल्चर के अंतर्गत मैं पढ़ूंगा मध्य प्रदेश की लोकता, मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला, मध्य प्रदेश के लोक गायन, इन सभी के ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। लोक गायन, लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के मेले पढ़ेंगे अपन, मध्य प्रदेश की मेले पढ़ लेंगे। मेले के बाद महल पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की कौन कौन से महल मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन सी समाधि है उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। समाधि पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। विश्व धरोहर स्थल पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के मंदिर पढ़ लेंगे। प्राकृतिक पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यटन वगैरह पढ़ने के बाद अपन ये लगभग अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन मध्य प्रदेश का इकोनॉमी पढ़ लेंगे। इकोनॉमी के अंतर्गत ही में आपको बहुत सारी चीजें जैसे अधोसंरचना पढ़ेंगे। अधोसंरचना के अंतर्गत अपन पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश की
सड़कें पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, मध्य प्रदेश की सड़कें पढ़ेंगे, रेलवे पढ़ेंगे, एयरपोर्ट पढ़ेंगे, हवाई अड्डे, हवाई पट्टियाँ, हवाई अड्डे, हवाई पट्टियाँ वगैरह पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अधोसंरचना के बाद अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी कृषि हो गया, एग्रीकल्चर तो नहीं गया अपना, कृषि अपन ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खनिज इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, इंडस्ट्रीज उद्योग, मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण है उनके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे। ये सभी खत्म करने के पश्चात ये अपना इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी के बाद जैसे पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटी में मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें पढ़ लेंगे, राज्यसभा सीटें कितनी है, लोकसभा सीटें कुल कितनी है, और जैसे 29 है लोकसभा सीटें, तो 29 में कितनी एसटी के लिए रिजर्व है ये पढ़ लेंगे, कितनी एससी के लिए रिजर्व है ये पढ़ लेंगे। इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा सीटें क्यों रिजर्व लगी होती है इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर बात करें लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा राज्यसभा, इसके बाद विधानसभा, मध्य प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, अगर 231 हुआ करती थी कि रिजर्व थी, जिसे अब हटा दिया गया। अब मध्य प्रदेश में 220 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो 220 में से कितनी एसटी के लिए रिजर्व है, कितनी एससी के लिए रिजर्व है, ये देखेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें, उसके बाद मध्य प्रदेश की न्यायपालिका पड़ेगी। न्यायपालिका देखिए, मध्य प्रदेश की न्यायपालिका का मुख्यालय कहाँ है, इसकी खंडपीठें कहाँ है, खंडपीठ कहाँ कहाँ, जैसे इंदौर में, भोपाल में प्रस्तावित, इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठें कब कब बनी, इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेंगे, कब कब खंडपीठें बनी वगैरह, इन सभी चीजों को अपन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब ये सब करने के पश्चात अपन पॉलिटी वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा अपना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कल्चर हो गया। उसके बाद जैसे मैं आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दूंगा, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे मध्य प्रदेश का प्रेजेंट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्कूल्स हैं वो पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है वो पढ़ लेंगे। इतना सब कुछ अपन अदर स्टेट में पढ़ना है, और कुछ अदर फैक्ट्स, जैसे फैक्ट्स, अदर फैक्ट्स पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो आपके एग्जाम कंट्रीब्यूशन जैसे बोलते हैं मिलेगा, तो मैं खुद अपने पर्सपेक्टिव से क्या करूँगा, सर्च करूँगा और आपके लिए वो डाटा लेके आऊँगा, जिससे आपकी मेहनत बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, ये पढ़ने के पश्चात अपन पढ़ेंगे लगभग ये आपका डाटा भी अपन इतने सारे डायमेंशंस में कवर करके पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपका लगभग होल अप्रोच के साथ एमपी कवर हो जाएगा। और एमपी कवर करने और एमपी पढ़ना है तो इस तरीके से जैसे अपना तो बस एक उद्देश्य रखो, सब्जेक्ट को पढ़ो, पढ़ने की आवश्यकता। तो लगभग इस अप्रोच के साथ अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे।
इस अप्रोच के साथ अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आपके लगभग सारे आयाम कवर हो जाए। आपके लगभग एमपी के सारे प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। फैक्ट के पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है, जिससे अगर आपको एग्जाम में अगर फैक्ट याद नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट के साथ आप उस प्रश्न को बना सकें। एलिमिनेशन मेथड होती है इसमें। इसके बाद क्या करते हैं आप 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं और 3 ऑप्शन को डिलीट करने के बाद चौथा आंसर अपने आप निकल आता है। तो इस प्रकार अपन पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे वाले लेक्चर में अपन मध्य प्रदेश का गठन पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे आगे वाले लेक्चर में अपन क्या मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे, किस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन हुआ, सीपीएट भारत क्या थे, मध्य भारत क्षेत्र मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, कैसे क्या पार्ट ए बी और सी में डिवाइड किया गया था, फिर फजल अली आया उसके रिकमेंडेशन के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, उसके बाद 1972 में कौन से जिले बने, 1998 में कौन से जिले बने, 2003 में कौन से जिले बने, 2008 में कौन से जिले बने, 2013 में कौन सा बना, 2018 में कौन सा जिला बना, और हाल फिलहाल में नए जिले जो बहुवचन पार्डुला के नए जिले बना उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसके आगे की चीज अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तब तक पढ़ते रहे, स्वस्थ रहें।